हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में चर्चा करेंगे। एक ही वीडियो में पूरा खिलजी वंश समाप्त करने की कोशिश करेंगे। चलिए मित्रों, आज हम लोग शुरू करते हैं, जो कि खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक माना जाता है। चलिए देखते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। खिलजी तुर्कों की 64 शाखाओं में से 64 शाखाओं में एक थे। चौथी शताब्दी में ही यह शाखा अफगानिस्तान की हेललमंद घाटी में बस चुकी थी। खिलजियों के निवास के कारण यह क्षेत्र खिलजी क्षेत्र के नाम से विख्यात हुआ। नेक्स्ट, खिलजियों ने अफगानी तौर तरीके को अपना लिया। मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के समय अनेक खिलजी भारत चले आए। उन्होंने खिलजी उन्होंने दिल्ली के सुल्तानों के यहाँ सेना एवं अन्य प्रशासनिक विभागों में नौकरी कर ली थी। याद रखिए, प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश की स्थापना को एक क्रांति की संज्ञा दी है। इस काल की मुख्य विशेषता यह रही कि इस दौरान तत्कालीन भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना में मूलभूत परिवर्तन हुए। यही कारण है। आगे देखते हैं, खिलजी क्रांति देखते हैं। केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि गुलाम वंश के समाप्त कर नबीब खिलजी वंश की स्थापना की, बल्कि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का सुदूर दक्षिण तक विस्तार हुआ था। खिलजी वंश के मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी ने ही सर्वप्रथम दक्षिण भारत का अभियान प्रारंभ किया था। याद रखिएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन है। खिलजी क्रांति का सामान्य अर्थ है जाति एवं नस्ल आधारित शासन व्यवस्था की समाप्ति, क्योंकि अब उच्च समझे जाने वाले इलवरी तुर्कों के स्थान पर निम्न तुर्क खिलजियों ने सत्ता संभाल ली। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम बलवनी वंश के केकुबाद ने गोर तुर्क सरदार जलाउद्दीन खिलजी को अपना सेनापति बनाया, जो कि पिछले टॉपिक में देखे थे। केकुबाद को लकवा मार दिया। कुछ समय पश्चात जलाउद्दीन ने केकुबाद की हत्या कर दी। याद रखिएगा। कालांतर में जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने उचित अवसर देखकर उसके पुत्र शमसुद्दीन का भी वध कर दिया और स्वयं सुल्तान बन बैठा। इस प्रकार इलवारी तुर्क का शासन समाप्त हुआ और खिलजी वंश की सत्ता स्थापित हुई। दिल्ली सल्तनत के वंशों में खिलजी वंश के शासकों ने सबसे कम समय, जो कि 1290 से 1320, लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। चलिए आगे देखते हैं, खिलजी वंश के शासकों का शासनकाल। देखिए, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि 1290 से 96 तक इसका शासनकाल रहा। अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद आया, जो कि 96 से 16 तक रहा, जो कि 20 वर्ष। उसके बाद आया शहाबुद्दीन उमर, जो कि 1316 से 1316 तक ही रहा। और उसके बाद आया कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो कि 1316 से 1320 तक रहा। उसके बाद खुसरो या तो नसरुद्दीन खां, जो कि 1320 से 7 से 15 अप्रैल के बीच में रहा। आगे देखते हैं, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि 90 से 96 का शासनकाल रहा है। इसके बारे में देखते हैं। जलाउद्दीन खिलजी अथवा जलाउद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। उसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया था। जलाउद्दीन का राजनीतिक उत्कर्ष केकुबाद, जो कि 1286 से 1290 के समय में प्रारंभ हुआ था। केकुबाद ने उस अरीज ए मुमालिक का पद दिया और शाइस्ता खां की उपाधि दी एवं बरन का राज्यपाल बनाया था। जलाउद्दीन खिलजी को याद रखिएगा। कालांतर में अपनी योग्यता के बल पर उसने सर ए जहांदार या शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त किया तथा बाद में सामाना का सूबेदार बना। जलाउद्दीन ने दिल्ली के बजाय केकुबाद द्वारा निर्मित किलोकरी के महल में राज्याभिषेक करवाया। कहाँ करवाया? किलोकरी के महल में। याद रखिएगा, इसने किलोकरी को अपनी राजधानी बनाया। याद रखिएगा ये भी। राज्याभिषेक के समय जलाउद्दीन की आयु कितना थी? 70 वर्ष थी। जलाउद्दीन ने अपने राज्याभिषेक के 1 वर्ष बाद दिल्ली में प्रवेश किया। उसने अपने पुत्र को खाना अरकली खां एवं कद्र खां की उपाधि प्रदान की थी। दिल्ली का वह पहला सुल्तान था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर थी। उसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया था। नेक्स्ट, बलवन की रक्त और लोह की नीति त्याग कर इसने उदार नीति अपनाई और मध्यकाल का पहला शासक बना जिसने जनता की इच्छा को शासन का आधार बनाया। वस्तुतः जलाउद्दीन ने
हत वो हस्तक्षेप नीति को अपनाया था, याद रखिएगा। वो हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाया था? जलालुद्दीन ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने अल्प शासन काल में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में उसने ठगों का दमन किया, याद रखिएगा। अगस्त 1290 में उसने कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू, जिसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर अपने नाम के सिक्के चलवाए, एवं खुतबा या प्रशासनात्मक रचना पढ़ाया के विद्रोह को दबाया, और कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दी थी, याद रखिए। उसका 1291 में रणथंभौर का अभियान असफल रहा, और 1292 में मंडोर एवं झाइन के किले को जीतने में जलालुद्दीन को सफलता मिली। जलालुद्दीन ने रणथंभौर की घेरेबंदी, जो कि 1291 से 92, प्रथम घेरा 1291 में तथा द्वितीय घेरा 1292 में, यह करते हुए हटा ली कि वह मुसलमान के सिर के एक बाल की कीमत ऐसे 100 किलो से ज्यादा समझता है। रणथंभौर अभियान के समय ताजुद्दीन कूची ने सुल्तान जलालुद्दीन को मारने की योग्यता बनाई, लेकिन बाद में उसको माफ कर दिया गया। इससे पता चलता है कि अपने विरोधियों के प्रति उसने दुर्बल नीति अपनाई। 1292 में ही मंगोल आक्रमणकारी हलाकू का पुत्र अब्दुल्ला लगभग 1.5 लाख सिपाहियों के साथ पंजाब पर आक्रमण कर सुनाम पतक पहुंच गया था, परंतु भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल को परास्त करने में सफलता प्राप्त की, और अंत में दोनों के बीच संधि हुई। मंगोल वापस जाने के लिए तैयार हो गए, परंतु चंगेज खां के नाती उलगू ने अपने लगभग 400 मंगोलों समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म ग्रहण कर भारत में रहने का निर्णय लिया। कालांतर में जलालुद्दीन ने अलगू के साथ ही अपनी पुत्री का विवाह किया, और साथ ही रहने के लिए दिल्ली के समीप मुगरलपुर नाम की बस्ती बसाई। बाद में ही नवीन मुसलमान के नाम से जाना गया। चलिए आगे देखते हैं। जलालुद्दीन ने ईरान के धार्मिक फकीर सीदी मौला सूफी संत शेख फरुद्दीन गज ए शंकर का शिष्य को हाथी के पैरों कुचवा दिया। हालांकि यह सुल्तान का एकमात्र कठोर कार्य था, अन्यथा उसकी भांति उदारता और सभी को संतुष्ट करने की थी। जलालुद्दीन के शासनकाल में ही उसकी भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनने से पूर्व ही 1292 में अपने चाचा की स्वीकृति के बाद भीलसा एवं देवगिरी का अभियान किया। आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है, उस समय देवगिरी, जो कि यादव वंश था, मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण था, याद रखिएगा। इस समय देवगिरी का शासक कौन था? याद रखिएगा, देवगिरी रामचंद्र देव। देखिए, देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। कौन होता है? राम। इस तरह याद कर सकते हैं। इन दोनों अभियानों से अलाउद्दीन खिलजी को अपार संपत्ति प्राप्त हुई। अमीर ने मार्ग में ही अलाउद्दीन खिलजी से संपत्ति को छीनने की सलाह दी, परंतु जलालुद्दीन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन ने 1296 में उसका कड़ा में गंगा नदी के तट पर धोखे से वध कर दिया और सिंहासन पर अधिकार कर लिया। कब किया था? 1296 में जलालुद्दीन का हत्या कर दिया अलाउद्दीन ने। कहाँ किया था? कड़ा में गंगा नदी के तट पर कर दिया था, धोखे से वध किया था, याद रखिएगा। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के षड्यंत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अलमास बेग की सहायता ली थी, जिसके बाद में उलगू खां की उपाधि से विभूषित किया गया। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो मानता था कि राज जनता की इच्छा पर आधारित होनी चाहिए। वह उदार निरंकुशवादी था। कैसा था? उदार निरंकुशवादी था। जलालुद्दीन ने सर्वप्रथम घोषित किया कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी इस्लाम राज नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान वकूफ नामक विभाग की स्थापना की थी। कौन? दीवाने वकूफ नाम के विभाग की स्थापना की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने निकट संबंधी मलिक अहमद चप को अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त किया।
अहमद चप जलालुद्दीन के परिवार का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली समर्थक था। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली लखनौती के मध्य फैले जंगलों को साफ करा के डाकुओं, ठगों एवं लुटेरों से रक्षा की। नयन जैनी, जो कि जलालुद्दीन का अधिकारी था, कौन था? नयन जैनी जलालुद्दीन का अधिकारी था एवं ख्वाजा खातिर उसका वजीर था। अमीर खुसरो जलालुद्दीन के समय शाही पुस्तकालय अध्यक्ष था। कौन था? अमीर खुसरो जलालुद्दीन के समय शाही पुस्तकालय अध्यक्ष था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं, जो कि 96 से 16 तक माना जाता है। इसका शासनकाल 1296 से 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266-67 में हुआ था। इस समय हुआ था लगभग। उसके बचपन का नाम अली गुरसब था। क्या था? ये पूछता है, ठीक है ना। अली गुरसब था। उसके पिता का नाम शिहाबुद्दीन खिलजी था, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भाई था, याद रखिएगा। पिता की अकाल मृत्यु हो जाने के उपरांत उसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही उसके संरक्षक थे। वह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद भी था, याद रखिएगा। यद्यपि अलाउद्दीन निरक्षर था, मतलब कि मूर्ख था, फिर भी वह अत्यंत प्रतिभावान था। क्या था? प्रतिभावान था। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह उससे किया था। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण जलालुद्दीन ने उसे कड़ा मनिकपुर की सूबेदार सौंप दी थी। अब 1290 में जलालुद्दीन ने उसे अमीर ए तुजूब पद ग्रहण प्रदान किया था। कौन सा किया था? अमीर ए तुजूब पद। कब किया था? 1290 में, याद रखिएगा, किया था। अब 1292 में सुल्तान जलालुद्दीन की अनुमति से अलाउद्दीन ने भीलसा पर आक्रमण किया और अतुल धन संपदा को जीता, याद रखिएगा। अब 1294 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया। कब किया? 1294 में आक्रमण किया और सुल्तान जलालुद्दीन से छिपाकर अपार धन संपत्ति प्राप्त किया था। देवगिरी की विजय से अलाउद्दीन की सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल हो उठी थी, याद रखिएगा। अपने सफल अभियानों से प्राप्त अपार धन ने उसकी संपत्ति और मजबूत कर दी थी। उत्कर्ष पर पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी ने कब, याद रखिएगा, 19 जुलाई 1296 को धोखे से अपने चाचा, या तो अपना ससुर बोल सकते हैं, जलालुद्दीन की हत्या कर दी और स्वयं को कड़ा में ही सुल्तान घोषित कर दिया। कहाँ किया? कड़ा में ही सुल्तान घोषित कर दिया था। सिंहासन अधिग्रहण के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन को तुरंत गद्दी प्राप्त न हो सकी। जैसे ही मालिका ए जहां या जलालुद्दीन की पत्नी को पति की हत्या का समाचार मिला, उसने तुरंत अपने छोटे पुत्र कद्र खां को रुकुनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सिंहासन पर बैठा दिया और अपने बड़े पुत्र अरकली खां को मुल्तान से बुलाया। अलाउद्दीन अभी कड़ा में ही था। जैसे ही उसे इस घटनाक्रम का पता चला, अलाउद्दीन कड़ा से दिल्ली की ओर बढ़ा और उसने मार्ग में लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए सोने एवं चांदी के टुकड़े एवं सिक्के बांटे, याद रखिएगा। जब दिल्ली में बैठे इब्राहिम ने देखा कि विरोध असंभव है, तो वह अपनी माता और मलिक अहमद के साथ दिल्ली छोड़कर मुल्तान की ओर भाग गया। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन के पुत्र अरकली खां समेत उनके परिवार के सभी सदस्य का कत्ल कर दिया। अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया और अक्टूबर 1296 में विधि पूर्वक दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राजाभिषेक संपन्न करवाया था। बलबन के महल में किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखिएगा। राजाभिषेक के बाद उत्पन्न कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए अलाउद्दीन ने कठोर शासन व्यवस्था के अंतर्गत अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना प्रारंभ किया। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय या सानी की उपाधि ग्रहण कर इसका उल्लेख अपने सिक्कों पर करवाया। अलाउद्दीन की प्रारंभिक इच्छा एक नवीन धर्म चलाने की थी और क्या थी? विश्व विजेता बनने की थी। परंतु काजी अल्लाउ मुल्क के परामर्श से उसने दोनों योजनाओं को त्याग दिया, जो कि इसका मित्र था कहा जाता है। अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत।
अलाउद्दीन ने हड़पे हुए राजत्व को जनता की दृष्टि में उचित सिद्ध करने के लिए राजत्व के सिद्धांत को पुनः निर्मित किया। अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन अमीर खुसरो ने किया। अलाउद्दीन देवी शक्ति पर आधारित राजत्व में विश्वास नहीं करता था, बल्कि वह ऐसे राजत्व में विश्वास करता था जो स्वयं अपने अस्तित्व द्वारा अपना औचित्य सिद्ध कर सके। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से पृथक किया। अलाउद्दीन ने खलीफा से मान्यता प्राप्त करते हुए यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की, किंतु उसने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं समझी थी। याद रखिएगा। उसने शासन में इस्लाम धर्म के सिद्धांत को प्रमुखता न देकर राजहित को सर्वोपरि माना है। उलेमा वर्ग को भी अपने आसन कार्य में हस्तक्षेप नहीं करने दिया और न ही खलीफा से कभी अधिकार पत्र के लिए आवेदन किया। सर्वप्रथम उलेमा वर्ग के प्रभाव तथा मार्ग प्रदर्शक ने स्वतंत्र होकर राज करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को ही प्राप्त है। अलाउद्दीन निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। कैसा राजतंत्र में? निरंकुश। अलाउद्दीन सुल्तान को कानून से ऊपर मानता था। अलाउद्दीन जो था सुल्तान को कानून से ऊपर मानता था और उसके अनुसार सुल्तान के शब्द ही कानून होते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय निरंकुशता अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन में न तो इस्लाम के सिद्धांत का सहारा लिया और न ही उलेमा वर्ग की सलाह ली। यहाँ देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अलाउद्दीन की तुलना जर्मन राज्य के संस्थापक बिस्मार्क से की जाती है। वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला अलाउद्दीन मध्यकाल का पहला शासक था। याद रखिए, अलाउद्दीन को गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है, ठीक है ना। ठाकुर पेरू अलाउद्दीन की टकसाल का प्रमुख था, जिसने संस्कृत प्राकृतिक में दर्भ परीक्षा लिखी। अलाउद्दीन ने योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया था। 1316 में जलोदर रोग से अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई। जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में कहा गया कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए विद्रोह। पहला विद्रोह मंगोल द्वारा हुआ, जो जलालुद्दीन फिरोज के समय से भारत में बस गए थे और 1299 में गुजरात में सफल अभियान प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर हुआ था। उन्होंने अलाउद्दीन के भतीजे और नुसरत खां के एक भाई का वध कर दिया। यह विद्रोह अलाउद्दीन के एक सेनापति नुसरत खां द्वारा दबाया गया। दूसरा विद्रोह अलाउद्दीन के भतीजे आकत खां द्वारा किया गया था। अपने मंगोल मुसलमानों के सहयोग से उसने अलाउद्दीन पर प्राण घातक हमला किया, जिसके बदले में उसे पकड़कर मार दिया गया। तीसरा विद्रोह अलाउद्दीन की बहन के लड़के मलिक उमर एवं मंगू खां ने किया था, पर इन दोनों को हराकर उनकी हत्या कर दी गई। चौथा विद्रोह दिल्ली के हाजी मौला द्वारा किया गया, जिनका दमन सरकार हमीद्दीन ने किया। इस प्रकार इन सभी विद्रोहियों को सफलतापूर्वक दबा दिया गया था। अलाउद्दीन ने तुर्क अमीरों द्वारा किए जाने वाले विद्रोह के कारणों का अध्ययन कर उन कारणों को समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए गए 4 अध्यादेश के बारे में देखते हैं। प्रथम अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने दान, उपहार, पेंशन के रूप में अमीरों को दी गई भूमि को जब्त कर उस पर आधिकारिक कर लगा दिया, जिससे उसके पास धन का अभाव हो गया। द्वितीय अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने गुप्तचर विभाग को संगठित कर बरीद या गुप्तचर अधिकारी एवं मुनहीन या गुप्तचर की नियुक्ति की। तृतीय अध्यादेश क्या था? के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने मद निषेध, भांग खाने एवं जुआ खेलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। चौथे अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने अमीरों के आपस में मेल जोल या सार्वजनिक समारोह एवं वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो आगे देखते हैं। सुल्तान द्वारा लाए गए ये 4 अध्यादेश पूर्णतः सफल रहे। अलाउद्दीन ने खूंटों, मुकदमों
यादी हिंदू लगान अधिकारियों से विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। उत्तर भारत का अभियान देखते हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर उन पर प्रत्यक्ष शासन किया, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों को अलाउद्दीन ने अपने अधीन कर उससे वार्षिक कर वसूला। याद रखिएगा। यहाँ राज्य के बारे में देखते हैं, शासक के बारे में देखते हैं, नेतृत्व के बारे में देखते हैं, वर्ष देखते हैं, ठीक है ना। गुजरात में रायकर्ण बघेला कर्ण, जो कि नेतृत्व कौन किया था? उगलू खां, नुसरत खां, जो कि वर्ष कब था? 1298 में, समझे ना। रणथंभौर में राणा हमीद देव, जो कि चौहान वंश के थे। उगलू खां, नुसरत खां यहाँ का नेतृत्व कर रहा था, और 1301 में ईस्वी में। चित्तौड़ पर रतन सिंह, यहाँ का अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं नेतृत्व किया, और 1303 ईस्वी में। और मालवा पर महलक देव, और यहाँ पे नेतृत्व कौन किया था, कर रहा था? आइनुक मुल्क मुल्तानी, जो कि 1305 में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। सिवाना, जो कि मरवाड़ है। शीतल देव यहाँ का शासक था, और ये कौन वंश का था? परमार वंश का था। यहाँ का नेतृत्व कौन कर रहा था? कमालुद्दीन कुर्ग कर रहा था, जो कि कब कर रहा था? 1308 में। जलोर, जो कि कान्ह देव, जो इसे कृष्णदेव के नाम से जाना जाता है, या कमालुद्दीन कुग्र, जो कि यह 1311 में यहाँ नेतृत्व कर रहा था। चलिए आगे देखते हैं गुजरात अभियान के बारे में। गुजरात अभियान 1298 तक। अलाउद्दीन के समय यहाँ का शासक रायकर्ण था, और 1298 में अलाउद्दीन ने अलगू खां एवं नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा था। अहमदाबाद के निकट बघेल राजा कर्ण द्वितीय राजकर्ण, जो कि और अलाउद्दीन की सेना में संघर्ष हुआ। कर्ण युद्ध में पराजित हुआ, और उसने अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी में शरण ली। अलाउद्दीन ने कर्ण की पत्नी कमला देवी से विवाह कर लिया एवं मलिका ए जहां की उपाधि दी, और गुजरात अब दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत बन गया। गुजरात विजय के दौरान ही खिलजी ने मलिक काफूर को प्राप्त किया, जिससे 1000 दिनार में खरीदा गया था, जिस कारण उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। किसे? अमीर खुसरो को। याद रखिएगा, 1000 दिनारी के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कुछ घोड़े चुराने के कारण सुल्तान खिलजी ने जैसलमेर के शासक दूदा एवं उसके सहयोगी तिलक सिंह को 1299 में पराजित किया और जैसलमेर की विजय की। रणथंभौर अभियान देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की 1301 में किया था। रणथंभौर राजपूताना का सबसे शक्तिशाली राज माना जाता था। यह इल्तुतमिश के समय पहले भी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा रह चुका था। रणथंभौर आक्रमण का मुख्य कारण रणथंभौर के शास हमीर देव द्वारा अलाउद्दीन से असंतुष्ट मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह एवं केहब्रू को शरण देना माना जाता है। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन के रणथंभौर आक्रमण का उल्लेख जोधराज के हमीर रासो एवं नयन चंद्र सूरी रचित हमीद महाकाव्य में मिलता है। सुल्तान ने रणथंभौर पर आक्रमण के लिए उगलू खां एवं नुसरत खां को भेजा। लगभग 1 साल तक सुल्तान की सेना को कोई सफलता नहीं मिली। अंत में 1301 में हमीर देव का प्रधानमंत्री रनमल और अतिपाल सुल्तान से जा मिला। राणा हमीर देव युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। सुल्तान की तरफ से नुसरत खां भी इस युद्ध में मारा गया। हमीर रासो के अनुसार हमीर की रानी रंग देवी के साथ अनेक राजपूत महिलाओं ने जोहर कर लिया, और 1301 ईस्वी में रणथंभौर विजय के समय हुए जोहर फारसी साहित्य में जोहर का पहला वर्णन है। अमीर खुसरो भी रणथंभौर अभियान में उसके साथ अपने तारीख ए अलाई, जो कि खजाइन उल फुतूह में इस जोहर का वर्णन किया। चित्तौड़ अभियान यहाँ देखते हैं 1303 में। रणथंभौर के पश्चात 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ को इससे पूर्व किसी सुल्तान ने नहीं जीता था। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़ की रानी पद्मावती, जो कि पद्मावती की सुंदरता से प्रभावित होकर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ आक्रमण की योजना बनाई। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना में रानी पद्मावती का जिक्र किया।
आगे देखते हैं। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह ने घेरेबंदी से 7 माह बाद आत्मसमर्पण कर दिया। संभवतः वह युद्ध में मारे गए। गोरा वो बादल राणा रतन सिंह के 2 प्रसिद्ध सेना नायक थे। याद रखिएगा, इसका सेना नायक के नाम है, क्या नाम था? गोरा एवं बादल। अलाउद्दीन ने 1303 में चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम अपने पुत्र खिरीज खां के नाम पर खिरीजाबाद रखा और खिरीज खां को सौंपकर दिल्ली वापस आ गया। अमीर खुसरो ने भी चित्तौड़ अभियान में हिस्सा लिया था। खुसरो की रचना खाइजिन उल फुतूह में चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है, इस अभियान के दौरान मंगोल तारगी बग ने दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर चढ़ाई कर दी, परंतु अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की घेराबंदी नहीं छोड़ी। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात हमीर देव या सिसोदिया वंश के संस्थापक ने मालदेव पर आक्रमण कर, जो कि 1321 ईस्वी में चित्तौड़ सहित पूरे मेवाड़ को आजाद करवा लिया। इस प्रकार चित्तौड़ एक बार फिर पूर्ण स्वतंत्र हो गया। चलिए मालवा अभियान देखते हैं अलाउद्दीन का। चित्तौड़ की विजय के बाद राजपूतों की रियासतों ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। उसमें मालवा या मांडू के राजा महलक देव की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1305 में अलाउद्दीन ने मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को मालवा पर आक्रमण के लिए भेजा। प्रारंभ में उसे कठिनाई झेलनी पड़ी, किंतु अंत में आइन ए मुल्क का किले पर अधिकार हो गया। तत्पश्चात उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी तथा जालोर पर भी सुल्तान का अधिकार हो गया। मालवा का अधिकार महलक देव एवं उसका सेनापति हरनंद कोका था। देखिए मड़वाड़ अभियान देखते हैं, जो कि 1308 में। याद रखिएगा ये सब आप पढ़ के आप पीसीएस एग्जाम में भी बैठ सकते हैं। इसमें उस लेवल का क्वेश्चन लिया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं आगे। मालवा के पश्चात सुल्तान ने सवाना को जीतने के लिए कमालुद्दीन कुग्र, या कुग्र का अर्थ भेड़िया जो होता है, को भेजा। इस समय वह परमार शासक शीतल देव था। वहां का परमार शासक शीतल देव था उस समय, ठीक है ना। परमार राजपूत शासक शीतल देव ने कड़ा संघर्ष किया, अंततः वह मारा गया। कमालुद्दीन गुग्र को सेवान या मड़वाड़ का शासक नियुक्त किया गया एवं सिवाना का नाम खैराबाद रखा गया, ठीक है ना। अब जालोर अभियान देखते हैं, जो कि 1311 में। जालोर या जवालिकपुर के शासक कन्हाड देव के विरुद्ध अपनी दासी गुल बहिस्त से उत्पन्न पुत्र मलिक शाहीन के नेतृत्व में एक सेना भेजी। बाद में कमालुद्दीन गुग्र के नेतृत्व में सेना भेजी। यहाँ का शासक कान्हन देव परास्त हुआ और अलाउद्दीन ने जालोर जीतकर नाम जलालाबाद रखा। जालोर की विजय ने अलाउद्दीन खिलजी की राजस्थान या रणथंभौर, चित्तौड़, मड़वाड़ एवं जालोर की विजय को पूर्ण कर दिया। जालोर विजय का सेनापति कमालुद्दीन गुग्र था। कमालुद्दीन गुग्र 1315 में गुजरात के विद्रोह का दमन करते हुए मारा गया था, ठीक है ना। कब? 1315 में। अब देखिए आगे 1311 में। 1311 तक उत्तर भारत में सिर्फ नेपाल, कश्मीर, असम ही ऐसे शेष भाग थे जिन पर अलाउद्दीन अधिकार नहीं कर सका। उत्तर भारत की विजय के बाद अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की ओर अपना रुख किया। दक्षिण भारत के अभियान के बारे में देखते हैं, पूरा डिपली से दिया गया है। अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को सीधे साम्राज्य में न मिलाकर उससे अधीनता ही स्वीकार करवाई एवं राजस्व लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्यंत साम्राज्य विस्तार से साम्राज्य का स्थायित्व प्रभावित होता। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण की अथाह संपदा को हासिल करना था। दक्षिण अभियान की विस्तृत जानकारी वर्णीकृत तारीख ए फिरोज शाही तथा अमीर खुसरो की रचना खजायन उल फुतूह एवं ईसामी की रचना फुतूह उस सलातिन से मिलती है। ये सब याद रखिएगा, सभी किताब का नाम है, कौन कौन रचना किया था।
अलाउद्दीन खिलजी मध्य युग का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण की के राजाओं को जीतने के लिए सैन्य अभियान छेड़ा। उसके दक्षिण अभियान का सेना मलिक काफूर था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन दक्षिण भारत में सिर्फ 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थीं: देवगिरी के यादव वंश और दक्षिण पूर्व तेलंगाना के काकतीय वंश और द्वार समुद्र के होयसल वंश। ठीक है ना। देखिए, देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था उस समय 1307 में। और वारंगल का प्रताप रुद्र देव था काकतीय वंश के। और द्वार समुद्र का वीर बल्लाल था तृतीय होयसल वंश का। और पांडव वंश का वीर पांड। और देवगिरी का शंकर देव जो कि सिंघन तृतीय के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग रोक के देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे कहाँ कहाँ अभियान किया था, वही मैप में दिया गया है। देवगिरी दक्षिण भारत का पहला राज्य था जो फिरोज जलाउद्दीन के शासनकाल में 1294 में मुस्लिम आक्रमण का शिकार हुआ था। इस समय वहां का शासक रामचंद्र देव था, याद रखिएगा। उत्तर भारत में मुस्लिम आक्रमण का शिकार होने वाला प्रथम राज्य सिंध था, याद रखिएगा। कौन प्रथम राज्य? सिंध था। और 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा हुआ था। ठीक है ना। इस समय वहां का शासक कौन था? दाहिर था। ये पुराना के बारे में दिया हुआ है, पिछले में आप लोग पढ़े होंगे। देवगिरी का अभियान 1307 से 1308 के बीच में। सुल्तान बनने से पहले भी फिरोज के शासनकाल में 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी का राजा रामचंद्र देव को पराजित किया था। कालांतर में रामचंद्र ने सुल्तान को कर देना बंद कर दिया था। साथ ही उसने गुजरात के शासक रायकर्ण को शरण दी थी। सॉरी। प्रतिक्रिया स्वरूप अलाउद्दीन ने 1307 से 1308 में मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को पराजित कर दिल्ली भेज दिया। रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन को एलिचपुर की आय भेजने का वचन दिया और सुल्तान ने उसके साथ उदारता का व्यवहार करते हुए रायकर्ण की उपाधि प्रदान की। देखिए दोस्तों, इसके अतिरिक्त सुल्तान ने उसे गुजरात की नवसारी जागीर एवं 1 लाख स्वर्ण टेके देकर वापस भेज दिया। कालांतर में राजा रामचंद्र देव ने द्वार समुद्र विजय में अलाउद्दीन की सहायता की। वारंगल का अभियान जो कि 1309 से 1310। अलाउद्दीन ने 1303 में दक्षिण का पहला आक्रमण वारंगल पर मलिक छज्जू के नेतृत्व में किया, किंतु तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने छज्जू को परास्त कर दिया था। ठीक है ना। प्रताप रुद्र देव द्वितीय को मुस्लिम इतिहासकारों ने लहर देव कहा, याद रखिएगा। 1303 में वारंगल के असफल अभियान के कलंक को धोने के लिए अलाउद्दीन ने पुनः 1309 से 10 के बीच मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना भेजी। रास्ते में देवगिरी के राजा रामचंद्र देव ने मलिक काफूर की सहायता की। आगे देखते हैं। युद्ध में जल्द ही प्रताप रुद्र को समर्पण कर दिया। सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर उसने भी वार्षिक कर देना स्वीकार किया। तेलंगाना के काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्र देव ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर और उसके गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण हेतु मलिक काफूर के पास भेजा। इसी अवसर पर प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था। होयसल का अभियान देखते हैं, पूरा विस्तृत से दिया गया है, आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखें। होयसल का अभियान 1310 में मलिक काफूर ने होयसल के राज पर आक्रमण किया और पांड की राजधानी बीरधुलव पर अधिकार कर लिया। वीर बल्लाल तृतीय ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे दिल्ली भेज दिया गया। बल्लाल देव की अधीनता स्वीकार की एवं अलाउद्दीन को एक विशेष खिलवत एक मुकुट और छत्र दिया तथा 10 लाख टकों की थैली भेंट स्वरूप प्रदान किया। कालांतर में बल्लाल तृतीय ने मदुरा विजय के समय अलाउद्दीन की सहायता की। वीर बल्लाल तृतीय ने ही अलाउद्दीन को मावर प्रदेश या पांड के मार्ग की जानकारी दी।
दक्षिण भारत के देवगिरी नरेश रामचंद्र और होयसल नरेश बल्लाल देव अलाउद्दीन के दिल्ली दरबार में आए थे, जबकि वारंगल शासक प्रताप रुद्र देव ने अपनी सोने की मूर्ति भेजी थी। पांड्य राज्य का अभियान 1311 में। पांड्य या मावर राज्य दक्षिण भारत के अंतिम छोर पर था। वहां सुंदर पांड और वीर पांड दोनों भाइयों के बीच सिंहासन को लेकर गृह युद्ध चल रहा था। सुंदर पांड ने अपने भाई के विरुद्ध सुल्तान अलाउद्दीन की सहायता मांगी। सुल्तान ने अवसर का लाभ उठाकर 1113 में मलिक काफूर को आक्रमण के लिए भेजा। काफूर ने जल्द ही पांड्य राज की राजधानी मदुरै पर अधिकार कर लिया और वीर पांड वहां से भाग खड़ा हुआ। आगे देखते हैं। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर ने रामेश्वर तक आक्रमण किया। कहां तक? रामेश्वर तक। अमीर खुसरो के अनुसार वहां के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर रामेश्वर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई। सोच सकते हैं। धन की दृष्टि से पांड्य राज्य पर किया गया आक्रमण सर्वाधिक सफल रहा। इस अभियान में उसे इतना धन प्राप्त हुआ जो कि इससे पूर्व किसी और अभियान से प्राप्त नहीं हुआ था। हालांकि पांड्य राज्यों ने ना तो अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की और नहीं कर देना स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार मदुरै या मदुरा के खिलाफ सैनिक अभियान राजनीतिक दृष्टि से असफल रहा। चलिए आगे देखते हैं। देवगिरी पर पुनः आक्रमण के बारे में, जो कि 1313 में किया था। राजा रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकर देव या सिंहन देव की गद्दी पर बैठा। उसने अपने को दिल्ली शासन से स्वतंत्र कर लिया और कर देना बंद कर दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप 1313 में सुल्तान ने मलिक काफूर को पुनः देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस युद्ध में शंकर देव मारा गया और काफूर ने विभिन्न नगरों को लूटा। अलाउद्दीन के समय हुए मंगोल आक्रमण के बारे में देखते हैं। इसके समय मंगोल आक्रमण क्या? अलाउद्दीन खिलजी शासन काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। इसके शासनकाल में, ठीक है ना, 7 हुए थे, जिनसे निपटने के लिए उसने बलवन की रक्त एवं लोह नीति अपनाई थी। बलवन की रक्त एवं लोह नीति किससे? मंगोल आक्रमण से। इसके समय मंगोल शासक कौन था? दवा खा था। याद रखिएगा। कौन कौन आक्रमण किया था, कब किया था? 7 के बारे में देखते हैं। 1296 में कादर खान ने किया था। 1297-98 में सालदी ने किया था। 1299 में कुतलुग ख्वाजा ने किया था। 1303 में तारगी ने किया था। 1305 में अली बेग एवं तरकत ने किया था। और 1306 में कौन किया था? कबक खान ने किया था। और 1307 से 8 में कौन किया था? इकबाल मंद ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। 1297-98 में मंगोल सेना ने अपने नेता कादर के नेतृत्व में पंजाब एवं लाहौर पर आक्रमण किया। जालंधर के निकट इन आक्रमणकारियों ने सुल्तान की सेना ने परास्त कर दिया। इस सेना का नेतृत्व जाफर खां एवं उलुग खां ने किया था। मंगोल का दूसरा आक्रमण सल्दी के नेतृत्व में 1298 में सेहवान पर हुआ था। जफर खां ने इस आक्रमण को सफलतापूर्वक असफल कर दिया था। और 1299 में देखते हैं। कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोल सेना के आक्रमण को जफर खां ने असफल कर दिया, किंतु युद्ध के दौरान जफर खां मारा गया था। याद रखिएगा। जफर खां को युग का हीरो या रुस्तम कहा गया, ठीक है ना। जफर खां की मृत्यु पर अलाउद्दीन ने कहा कि बिना अपमानित हुए ही उसको छुटकारा मिल गया। 1303 में मंगोल सेना का चौथा आक्रमण तारगी के नेतृत्व में हुआ और 1303 में तारंगी मंगोल 2 माह तक दिल्ली का घेरा डाले रहा और अलाउद्दीन को संधि करके उसे वापस भेजना पड़ा। इस प्रकार से अलाउद्दीन की मंगोल की से पराजय थी। कालांतर में अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए 1304 में सीरी को अपनी राजधानी बनाई। वो किलेबंदी की। आगे देखते हैं। 1305 में अली बेग तारताक एवं तारगी के नेतृत्व में मंगोलों ने अमरोहा पर आक्रमण किया, परंतु मलिक काफूर एवं गाजी मलिक ने मंगोल को बुरी तरह पराजित किया था। और 1306 में मंगोल सेना का नेतृत्व करने वाला इकबाल मंद गाजी मलिक, जिसको गयासुद्दीन तुगलक द्वारा रावी नदी के किनारे परास्त किया गया। उल्लेखनीय है कि 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में
दिल्ली सल्तनत एवं मंगोल के बीच सीमा रावी नदी तक थी। गाजी मलिक तुगलक गाजी मलिक तुगलक को अलाउद्दीन ने अपना सीमा रक्षक नियुक्त किया। इस प्रकार इस प्रकार अलाउद्दीन ने अपने शासन काल में मंगोल के सबसे अधिक एवं सबसे भयानक आक्रमण का सामना करते हुए सफलता प्राप्त हुई। मलिक नायक नामक हिंदू अलाउद्दीन की सेना में था जिसने मंगोल को हराया। चलिए आगे देखते हैं शिहाबुद्दीन उमर के बारे में, जो कि 1316 से 16 तक इसका शासनकाल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद उसके सेना नायक मलिक काफूर ने दूर दूरभिन्न संधि कर ली दूरभिन्न संधि कर अलाउद्दीन के 5-6 वर्षीय पुत्र मुबारक खिलजी को सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उसका संरक्षक बन गया। मुबारक खिलजी, जिसे मलिक काफूर ने हजार सीतुन महल में कैद कर रखा, उसने काफूर की हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान का संरक्षक बन गया। मुबारक खां लगभग 2 महीने तक उमर का संरक्षक बना रहा। इस अवधि में उसने खिलजी अमीरों का विश्वास प्राप्त किया और अपनी स्थिति सुदृढ़ की। अब तक स्वयं सुल्तान बनने की योजना बनाने लगा। कालांतर में उसने शिहाबुद्दीन को अंधा करवा दिया और 1316 में स्वयं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के नाम से दिल्ली सल्तनत का मालिक बन बैठा। अब कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में देखते हैं, जो कि 16 से 20 तक इसका शासनकाल रहा, 1316 से 20 तक। यह अलाउद्दीन खिलजी का तृतीय पुत्र था। उसने अल इमाम उल इमाम एवं खिलाफत उल्लाह की उपाधि धारण की थी। उसने खिलाफत के प्रति भक्ति को हटाकर अपने को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान एवं स्वर्ग तथा पृथ्वी के अधिपति का खलीफा घोषित किया। मुबारक खिलजी स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला मुसलमान शासक था। याद रखिएगा, खलीफा जो स्वयं को कौन किया था? मुबारक खिलजी ने। ठीक है ना? कौन? मुबारक खिलजी ने, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मुबारक खिलजी ने लगभग 4 वर्ष तक शासन किया। उसके शासनकाल में गुजरात के सूबेदार जफर खां एवं देवगिरी हर गोपाल देव ने विद्रोह कर दिया, जिसका उसने उसका बलपूर्वक दमन किया था। मुबारक शाह खिलजी ने देवगिरी को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और देवगिरी का नाम कुतबाबाद या खुतवाबाद रखा। मलिक यकलखी खां को देवगिरी का प्रथम मुस्लिम प्रांतपति बनाया गया। ठीक है ना? वारंगल के कुछ हिस्सों को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। इस प्रकार देखते हैं, इस प्रकार दक्षिण में सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में मिलाने की शुरुआत मुबारक शाह ने की, जबकि इसे पूरा गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ये सब देख सकते हैं, VVI टॉपिक है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। याद रखिएगा, अपनी इसी संगत के कारण कभी कभी वह दरबार में स्त्री का वस्त्र पहनकर आ जाया करता था। सोच सकते हैं। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुबारक खिलजी कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। शासन के प्रारंभ काल में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के कुछ लोकप्रिय कार्य भी किए गए। इसने अपने सैनिकों को 6 माह का अग्रिम वेतन देना प्रारंभ किया था। जागीर अवस्था पुनः शुरू की गई एवं अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली को समाप्त कर दिया और जो कठोर कानून बनाए गए थे उन्हें भी समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। मुबारक शाह ने नसरुद्दीन खुसरव शाह नामक धर्म परिवर्तित मुसलमान को अपना वजीर एवं मलिक नाइब नियुक्त किया। मुबारक बरादुओं पर अत्याचार कृपा दृष्टि रखता था। बरादू उन हिंदुओं का समूह था जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया और खुसरो मलिक इनका नेता था। मुबारक खिलजी विलासी प्रवृत्ति का था, इसलिए उसने अपना सारा राज्यकार्य खुसरो खां के ऊपर छोड़ दिया। खुसरो ने सुल्तान को अपने पूरे प्रभाव में ले लिया। राज्य की वास्तविक एवं सत्ता उसी के हाथों में केंद्रित हो गई और अप्रैल 1320 को उसने सुल्तान को छुरा भोंक कर हत्या कर दी थी। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा। मुबारक शाह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया से द्वेष रखता था। मुबारक ने घोषणा की शेख औलिया को
दरबार में खुद आना होगा, वरना उसको जबरन लाया जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, नसरुद्दीन खुसरव शाह के बारे में देखते हैं, जिसे जिसे नसरुद्दीन शाह भी कहा जाता है। 15 अप्रैल से 17 दिसंबर तक, जो कि 1320 में इसका शासनकाल रहा। नसरुद्दीन खुसरव शाह हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था। वह मूलतः गुजरात का हिंदू था जिसने इस्लाम स्वीकार किया। उसका वास्तविक नाम मुबारक हसन था। सुल्तान ने उसे प्रभावित होकर खुसरो खां की उपाधि प्रदान की थी। खुसरो खुसरव खुसरव शाह या खुसरो मलिक ने 15 अप्रैल कब 1320 को खिलजी का वध कर नसरुद्दीन खुसरव शाह नाम से सुल्तान बना और अलाउद्दीन खिलजी के परिवार के सभी सदस्य की हत्या करवा दी। नसरुद्दीन खुसरव शाह दिल्ली सल्तनत के काल में सुल्तान बनने वाले एकमात्र भारतीय मुसलमान था। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा पैगंबर सेनापति की उपाधि ग्रहण की। इसके विरोधियों ने इसे इस्लाम का शत्रु एवं इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। उसी वर्ष गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह की हत्या कर तुगलक वंश की शुरुआत की। निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो शाह द्वारा दी गई 5 लाख टका की भेंट स्वीकार की। बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने उसे वापिस लेना चाहा तो निजामुद्दीन औलिया ने मना कर दिया। इससे गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। तो आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी में के सुधार के बारे में देखते हैं। एक प्रशासक के तौर पर अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉक्टर के.एस. लाल के अनुसार अलाउद्दीन एक प्रशासनिक प्रयोक्ता था। उसने नवीन विचारों को जन्म दिया और नबी भूमि पर उन्हें रोपा। प्रशासन व्यवस्था देखते हैं। अलाउद्दीन के समय में 5 महत्वपूर्ण मंत्री थे जो प्रशासन के कार्य में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। ये मंत्री उनके संबंधित विभाग निम्न प्रकार थे। दीवान ए वजारत, मुख्यमंत्री को वजीर कहा जाता था। क्या कहा जाता? वजीर, याद रखिएगा। यह सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्री होता था। अलाउद्दीन के समय वजीर का महत्वपूर्ण विभाग होता था। वित्त के अतिरिक्त उसे सैनिक अभियान के समय शाही सेनाओं का नेतृत्व भी करना पड़ता था। अलाउद्दीन ने वजीर का पद अपने सैनिक अधिकारियों को सौंपा था। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन के शासनकाल में ख्वाजा खातिर या ताजुद्दीन मलिक, ताजुद्दीन काफूर, नुसरत खां आदि वजीर के पद पर कार्य कर चुके थे। दीवान ए आरिज या अर्ज, दीवान ए मुमालिक युद्ध मंत्री एवं सैन्य मंत्री होता था। यह वजीर के बाद दूसरा महत्वपूर्ण मंत्री होता था। इसके मुख्य कार्य सैनिक की भर्ती करना, उन्हें वेतन बांटना, सैनिक की दक्षता एवं क्या लिखा हुआ है और साज सज्जा की देखभाल करना, युद्ध के समय सेनापति के साथ युद्ध क्षेत्र में जाना आदि था। अलाउद्दीन के शासन में मलिक नसरुद्दीन मुल्क सिराजुद्दीन अरीज ए मुमालिक के पद पर था। उसका उपाधिकार ख्वाजा हाजी नायब आरिज था। आगे देखते हैं दीवान ए इंसा के बारे में। यह राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण मंत्रालय होता था जिसका प्रभाव दवीर ए खास था। इसका महत्वपूर्ण कार्य शाही उद्घोषणाओं एवं पत्रों का प्रारूप तैयार करना तथा प्रांतपतियों एवं स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना होता था। इसके सहायक सचिव को वजीर कहा जाता था। वजीर के प्रमुख को वजीर ए मुमलिकात या वजीर ए खास कहा जाता था। दीवान ए रसालत के बारे में देखते हैं। यह राज्य का चौथा मंत्री होता था। इसका संबंध मुख्यतः विदेश विभाग एवं कूटनीतिक पत्र व्यवहार से होता था। यह पड़ोसी राज्यों को भेजे गए जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करता था और साथ ही विदेशियों से आए राजदूतों से नजदीकी का संपर्क बनाए रखता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह धर्म से संबंधित विभाग था। दीवान ए रिसायत के बारे में देखते हैं। आर्थिक मामलों से संबंधित इस नए विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान ए रियासत व्यापारिक वर्ग पर नियंत्रण रखता था। पुलिस एवं गुप्तचर विभाग के बारे में देखते हैं। अलाउद्दीन
ने अपने शासनकाल में पुलिस एवं गुप्तचर विभाग को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। कोतवाल पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। पुलिस विभाग को और अधिक सुधारने के लिए अलाउद्दीन ने एक नए पद दीवान ए रिसायत का गठन किया, जो व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण स्थापित करता था। सहना व दंडाधिकारी भी पुलिस विभाग से संबंधित अधिकारी थे। क्या आगे देखते हैं। मुहत्सिब सेंसर अधिकारी होता था, जो जन सम्मान के आचार की रक्षा एवं देखभाल करता था। अलाउद्दीन द्वारा स्थापित गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी बरीद ए मुमालिक होता था। इसके नियंत्रण में उसके बरीद संदेहवाहक कार्य करते थे। बरीद के अतिरिक्त अन्य सूचनादाता को मुन्ही कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुन्ही कहा जाता। मुन्ही लोगों के घरों में प्रवेश करके गौण या अपराधों को रोकते थे। मुख्यतः इन्हीं अधिकारियों को अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की सफलता का श्रेय जाता है। राजमहल के कार्यों की देखरेख करने का वाला मुख्य अधिकारी वकील ए दर होता था और सुल्तान के अंगरक्षक के मुखिया को सर जानदार कहा जाता था। क्या कहा जाता? सर जानदार कहा जाता था। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त राजमहल के कुछ अन्य अधिकारी अमीर ए आखुर या सहना ए पील या अमीर ए शिकार, सरावदार या मुहरदार आदि होते थे। आर्थिक व्यवस्था देखते हैं इसका, ठीक है ना। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सेना की भूमिका महत्वपूर्ण थी, ठीक है ना। सेना की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति के विषय में हमें व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीखे फिरोज शाही में से मिलती है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत मूल्य नियंत्रण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइनुल फुतूह, इब्न बतूता की पुस्तक रेहला एवं ईसामी की पुस्तक फुतूह उस सलातिन से भी मिलती है। आगे देखते हैं। फरिश्ता के अनुसार सुल्तान के पास लगभग कितना 50,000 दास थे, जिन पर अत्यधिक खर्च होता था। इन तमाम खर्चों को दृष्टि में रखते हुए अलाउद्दीन ने एक नई आर्थिक नीति का निर्माण किया। बाजार नियंत्रण व्यवस्था। वित्तीय एवं राजस्व सुधार में रुचि लेने वाले अलाउद्दीन पहला सुल्तान था। दिल्ली विजय से प्राप्त धन के कारण मुद्रा का प्रसार बढ़ गया और मुद्रा का मूल्य घटने से कीमतें बढ़ी। मूल्य की स्थिरता अलाउद्दीन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। अलाउद्दीन ने जीवन निर्वाह की आवश्यकता वस्तुओं के मूल्य को मांग एवं पूर्ति के नियमानुसार घटने एवं बढ़ने नहीं दिया, बल्कि उसका मूल्य अस्थायी कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। बर्नी के अनुसार बाजार नियंत्रण का उद्देश्य कम खर्चों पर अधिक सेना रखना एवं हिंदुओं को दंड देना भी था, क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू थे। चिश्ती संत नसरुद्दीन महमूद चिराग ए दिल्ली और अमीर खुसरो के अनुसार बाजार नियंत्रण का उद्देश्य प्रजा हित में था। वास्तव में मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु आवश्यक एक विशाल सेना के रख रखाव हेतु बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया गया। आगे देखते हैं। सुल्तान ने आवश्यक वस्तुओं का मूल्य इतना कम कर दिया था कि एक सैनिक कम वेतन में भी अपना गुजारा भना कर सके। उसने तय कर दिया कि मूल्य वही होगा जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य सूची में दिया हुआ है, ठीक है ना। बर्नी ने लिखा कि अनाज मंडी में कीमतों का स्थायित्व इस युग का एक आश्चर्य था। अलाउद्दीन ने दिल्ली में बदायूं द्वार के पास 3 तरह के बाजार बनाए। कपड़े एवं अन्य निर्मित वस्तुओं का बाजार, जो कि निर्मित वस्तुओं के निर्यात एवं विदेशों से आने वाले माल हेतु बाजार, एवं खाद्यान्न जो कि या अनाज बाजार, घोड़े एवं मवेशियों एवं दासों के बाजार। ये देखते हैं। बर्नी ने लिखा कि अनाज मंडी में कीमतों का स्थायित्व इस युग का एक आश्चर्य था। अलाउद्दीन, ये हम पढ़ लिए मित्रों, क्योंकि थोड़ा सा हम पानी पीने चल गए थे। आगे देखते हैं यहाँ से। शेख मुबारक के अनुसार अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही बाजार नियंत्रण व्यवस्था समाप्त हो गई। बाजार अधिकारी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन
सदर ए रियासत नाम का अधिकारी करता था, जिसकी नियुक्ति सुल्तान करता था। सदर ए रियासत के अधीन 3 अधिकारी होते थे। पहला सहना, जो कि निरीक्षक होता था। दूसरा बरीद, जो कि गुप्तचर अधिकारी होता था। तीसरा मुन्हिया, जो कि गुप्तचर नियुक्त किए गए। ये ये अधिकारी वस्तुओं के क्रय विक्रय एवं व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। प्रत्येक बाजार का अधीक्षक, जिसे सहना ए मंडी कहा जाता था, बाजार का उच्च अधिकारी होता था। उसके उसके अधीन बरीद होते थे, जो बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करते थे। ठीक, आगे देखते हैं। बरीद के नीचे मुन्हियान या गुप्तचर का कार्य करते थे। अधिकारियों का क्रम इस प्रकार था: दीवान ए रिसायत, सहना ए मंडी, बरीद और मुन्हियाना। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन का मूल्य नियंत्रण केवल दिल्ली भूभाग में लागू था या फिर पूरी सल्तनत में? यह प्रश्न काफी विवादास्पद है। मोरलैंड एवं के.एस. लाल के मूल्य नियंत्रण केवल दिल्ली में लागू होने की बात कही, परंतु प्रोफेसर बनारसी प्रसाद सक्सेना ने इस मत का खंडन किया। अलाउद्दीन ने कपड़े का व्यापार करने वाले व्यापारियों का खाद्यान्न व्यापारियों की तुलना में अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया। आगे देखते हैं। वितरण व्यवस्था। सुल्तान ने खाद्यान्न की बिक्री हेतु सहना ए मंडी नामक बाजार की स्थापना की और मलिक कबूल को खाद्यान्न या अन्य बाजार का सहना ए मंडी या बाजार का दरोगा नियुक्त किया। सराय ए अदल विशेष रूप से सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था, जहां वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। दिल्ली आकर व्यापार करने के लिए व्यापारियों को दीवान ए रियासत में अपना नाम लिखवाना पड़ता था, जिसकी पूरी व्यवस्था सदर ए रियासत नाम अधिकारी करता था। आगे देखते हैं दोस्तों। मुस्लिम व्यापारियों को माल खरीदने तथा व्यापार के लिए मंडियों में विशेष लाइसेंस मिले हुए थे। इन व्यापारियों के अलावा शहरी क्षेत्रों में अन्य कोई भी किसानों से अनाज खरीदने की पेशकश नहीं कर सकते थे। अनाज मंडी नगर के प्रत्येक मोहल्ले में स्थापित की गई। यह अनाज की खरीद बिक्री होती थी। उपभोक्ताओं को ज्ञात आज्ञा पत्र के आधार पर वस्तुएं मिलती थी। सराय ए अदल का निर्माण बदायूं के समीप एक बड़े मैदान में किया गया। बाजार में वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक जलाने का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। शासकीय भंडारण व्यवस्था के बारे में देखते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता है। चूंकि मूल्य नियंत्रण से ही वस्तुएं कम कीमत में नहीं बिक सकती, वरन उसका भंडारण भी आवश्यक हो गया। अंततः उसने अनाज का भंडारण के लिए बड़े बड़े गोदाम बनवाए। गोदामों का अनाज केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही निकाला जाता था। इसके अलावा राशनिंग व्यवस्था अलाउद्दीन की नवीन सोच थी। इसमें अकाल या बाढ़ के समय अलाउद्दीन प्रत्येक घर को प्रति आधा मन अनाज देता था। अपनी राशन व्यवस्था के अंतर्गत अनाज को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए सुल्तान ने द्वाब क्षेत्र से लगान अनाज के रूप में वसूल किया, पर पूर्वी राजस्थान के झाइन क्षेत्र से आधी मालगुजारी अनाज में और आधी नगद रूप में वसूल की जाती थी। आगे देखते हैं। बरनी के अनुसार वर्षा की अनियमितता होने पर भी अलाउद्दीन के काल में कभी दिल्ली में अकाल नहीं पड़ा। न्याय व्यवस्था इसके देखते हैं। न्याय का उच्च स्रोत एवं उच्चतम अदालत सुल्तान स्वयं होता था। सुल्तान के बाद सदर ए जहां या काजी उल कुजात होता था, जिसके नीचे नायब काजी या अदल कार्य करता था, जिनकी सहायता मुक्ता करते थे। अमीर ए दाद नाम का अधिकारी दरबार में ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को प्रस्तुत करता था जिस पर काजियों का नियंत्रण नहीं होता था। सुल्तान की न्याय व्यवस्था का उल्लेख करते हुए ईश्वरी प्रसाद ने लिखा था कि वह भाईचारे अथवा पारिवारिक संबंधों की भी चिंता नहीं करता था और बिना किसी भेदभाव के दंड दिया करता था। चलिए सैन्य सुधार के बारे में इसका देखते हैं।
अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने आंतरिक विद्रोहियों को दबाने या बाहरी आक्रमण को सफलतापूर्वक सामना करने एवं साम्राज्य विस्तार हेतु एक विशाल सुदृढ़ या अस्थायी सेना का गठन किया। अलाउद्दीन ने मंगोल की भांति अपनी सेना को दशमलव प्रणाली पर संगठित करने की कोशिश की। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन के पास लगभग 4,75,000 सुसज्जित एवं वर्दीधारी सैनिक था। अलाउद्दीन पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना की व्यवस्था की जो हमेशा राजधानी में तैनात रहती थी। उसने सैनिकों के हुलिया लिखे जाने के विषय में नवीनतम नियम बनाए ताकि किसी प्रकार की प्रतिनियुक्ति न हो सके। दीवान-ए-आरिज प्रत्येक सैनिक की नामावली एवं हुलिया रखता था। देखते हैं, सुल्तान ने सर्वप्रथम घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। ये सब VVI क्वेश्चन है। इसलिए क्योंकि सैनिक अच्छे घोड़े के स्थान पर घटिया घोड़े थे जो युद्ध के समय काम नहीं कर पाते थे। अलाउद्दीन की सेना में घुड़सवार, पैदल सैनिक एवं हाथी सैनिक थे। इसमें घुड़सवार सैनिक सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। अमीर खुसरो के वर्णन के आधार पर तुमन 10,000 सैनिक की टुकड़ी को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तुमन। सेना भर्ती के लिए एक सेना मंत्री आरिज-ए-मुमालिक नियुक्त था। सैनिक योग्यता के आधार पर भर्ती किए जाते थे, न कि वंश अथवा जाति के आधार पर। अलाउद्दीन से पूर्व सैनिक को जागीर देने की प्रथा प्रचलन थी। अलाउद्दीन ने इस प्रबंध को समाप्त कर दिया और राजकोष में सैनिक को नगद वेतन दिया जाने लगा। एक अस्पा या घोड़े वाले सैनिकों को प्रतिवर्ष 234 टका वेतन मिलता था तथा 2 अस्पा या 2 घोड़े रखने वाले सैनिक को प्रतिवर्ष 378 टका वेतन के रूप में मिलता था। पैदल सैनिकों का वेतन 78 टका और 78 टका वार्षिक था। भू राजस्व एवं कर व्यवस्था इसके देखते हैं। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। साथ ही उसने मुकदमों, खूंटों एवं बलाहरों के विशेष अधिकारियों को वापस ले लिया। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन की राजत्व नीति की सफलता, कर निर्धारण और एक वसूली का श्रेय उसके नया वजीर सब काइनी को है। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार भूमि को माप करवाना था। भूमि मापन को मसाहत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मसाहत कहा जाता। अलाउद्दीन ने भूमि के एक बिस्वा को एक इकाई माना। भूमि माप का उद्देश्य यह पता लगाना था कि कितनी भूमि पर कृषि होती है और राज्य की वास्तविक उपज क्या है। दीवान-ए-मुफ्त खराज को राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी के बकाया राशि की जांच करने और वसूलने का कार्य सौंपा गया। चलिए आगे देखते हैं। अलाउद्दीन ने पैदावार का 50% भूमि कर खराज के रूप में लेना निश्चित किया। अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर या मसाहत जिसे कहा जाता है उसकी वास्तविक आय पर लागन लेना निश्चित किया। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने राजत्व की नगद अदायगी अनिवार्य की। अपवाद स्वरूप राजस्थान के झाई से अन्नागार हेतु भू-राजस्व अनाज के रूप में लिया। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने ग्रामीण प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप किया तथा कृषकों से भी सीधा संबंध स्थापित करने के लिए कोशिश की और सबसे छोटे किसान से लेकर ग्रामीण बिचौलियों वर्ग तक सब पर एक समान भूमि कर की दर लागू की। अलाउद्दीन ने करों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। हिंदुओं से भूमि कर उपज का 50% तथा मुसलमानों से 1/4 लिया जाता था। अलाउद्दीन ने सल्तनत में गैर मुसलमानों पर 4 प्रकार के कर लगा रखे थे जिनमें जजिया कर, खराज, भूमि कर, घरी कर और गृह कर, चरी कर या चारगाह कर दुधारू पशुओं पर लगता था इत्यादि थे। इसमें अलाउद्दीन द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर कौन था? चराई कर और घरी कर, जो कि चराई दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और घरी कर घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था। आगे देखते हैं। जकात के बारे में देखते हैं। जकात संपत्ति का 40वां हिस्सा मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था एवं जजिया कर
गैर मुसलमानों से लिया जाता था। सुल्तान ने करों को वसूल करने के लिए कठोर नियम बनाए, वसूली कार्य का सेना को सौंपा, कर व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए दीवान मुक्त खराज विभाग की स्थापना की थी। अब विद्वान के बारे में देखते हैं इसके समय में। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो, हसन निजामी जैसे उच्च कोटि के विद्वानों का संरक्षण प्राप्त था। खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान या पृथ्वी के शासकों का सुल्तान या युद्ध का विजेता तथा जनता का चारवाहा जैसी उपाधियां प्रदान की। अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक 8 सुल्तानों का काल देखा। अमीर खुसरो ने कहा कि शाही मुकुट का प्रत्येक मोती निर्धन किसानों की आंखों से बहा जमा हुआ रक्त है। बरनी की तारीख ए फिरोज शाही से हमें खिलजी वंश की जानकारी मिलती है। बरनी ने 6 सुल्तानों का शासन काल देखा था। आगे देखते हैं। जैन आचार्य महासेन ने अलाउद्दीन के दरबार में अपने विरोधियों से सशास्त्र किया था और अलाउद्दीन ने जैन कवि रामचंद्र सूरी को सम्मानित किया था। स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने वृत्ताकार अलाई दरवाजा अथवा कुश्त ए शिकारी का निर्माण करवाया, उसके द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा प्रारंभिक तुर्क कला का एक श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। मार्शल के अनुसार अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा है। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन ने सीरी फोर्ट जो दिल्ली में का निर्माण करवाया, जमात खाना मस्जिद एवं जो कि इसमें 1000 खंबा वाले महल जो कि 1000 सितून का निर्माण किया। हौज खास सीरी फोर्ट का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कब 1311 को कुतुबुद्दीन मीनार के निकट उससे दोगुने आकार की एक मीनार बनवाने का कार्य प्रारंभ किया था, परंतु उसे पूरा नहीं कर सका। चलिए मित्रों, आपका वीडियो आज यहाँ ही समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपको फिर मिलते हैं। तब तक वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।